नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज उदयपुर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ होंगे वोकल। मुद्दा है राजस्थान की हत्यारी सड़क देसूरी की नाल, वो खूनी रास्ता जिसने प्रदेश का सबसे दर्दनाक हादसा देखा। न वो सड़क उस हादसे को भूली है, न ही आप और हम, पर लगता है शासन प्रशासन ने उसे भुला दिया है। वैसे तो वो स्टेट हाईवे का पार्ट है, पर देखने में लगता है किसी गांव शहर की गली हो। क्या स्थितियां बदल नहीं सकती? क्या स्थितियां सुधर नहीं सकती? आज इन्हीं सवालों के आसपास ये चर्चा रहने वाली है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मल्होत्रा और तरुण जोशी जुड़ रहे हैं। तरुण जोशी राजसमंद संवाददाता, रवि मल्होत्रा उदयपुर से मेरे साथ हैं। तरुण, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मैं इस सड़क के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। हमारे वो दर्शक जो नहीं जानते हो इस सड़क के बारे में, उनको बताएं किस तरह की है, कितने मोड़ हैं, कितने अंधे मोड़ हैं, पूरी उसकी ज्योग्राफी क्या है, डेमोग्राफी क्या है। तरुण, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है तरुण तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। जब वो मेरे से जुड़ेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए, देसूरी नाल की जो सड़क है वो किस तरह की है। आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कुछ और पॉइंटर्स। अगर हम ग्राफिक्स प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा इस सड़क के बारे में और भी जानकारियाँ। बहुत सकरी सड़क है। सहयोगी रवि मल्होत्रा मेरे साथ हैं। रवि, देसूरी नाल से जब भी कोई खबर आती है तो अधिकतर वो हादसे से ही जुड़ी होती है, कभी छोटे हादसे, कभी बहुत बड़े हादसे। आपने भी इस बात को नोट किया होगा। देखिए स्वप्निल, देसूरी की नाल अभी भी मतलब आप समझिए कि 2023 चल रहा है और फिर भी 2007 का एक बहुत बड़ा जो एक दर्दनाक हादसा जिसको आज तक वाकई में न तो मीडिया जगत उसको भूल पाया होगा, जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया, लेकिन शायद लगता है कि शासन प्रशासन जरूर उसको भूल गया। लेकिन जिन लोगों ने उस हादसे को देखा कि कितने लोग जो है वहां पर जो है बिल्कुल जो है मौत के काल के ग्राफ बन गए। उसके अलावा करीब 58 लोग जो है वहां घायल हुए थे और एक बड़ा क्षेत्र जो देसूरी की नाल का है और वहां पर हमेशा जो है हादसे लगातार होते आए हैं और हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता आज भी जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो है, अगर हम उदयपुर से भी अगर हम जाए तो जोधपुर के लिए भी वो जो है उपयोग में आता है देसूरी की नाल का रास्ता। और रात के समय तो इस कदर जो है वहां डर रहता है कि लोग आज भी वहां से जाने से कतराते हैं। जिस तरीके से कोई उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र के जो काफी ऐसे एरियाज हैं, काफी जो ऐसी सड़कें हैं, काफी ऐसी रोड है जो रास्तों से लोग जो है रात को शायद 7-8 बजे बाद नहीं निकलते होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो हादसों का एक तरीके से जी हादसों का गलियारा अगर मैं उसे कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बड़े हादसे का जो गवाह है देसूरी की नाल, और जिस तरीके से जो है वो काफी डरावना हिस्सा भी है वहां पर में, क्योंकि और अभी दूसरा, फिलहाल जिस सारा तरीके काम से चौड़ाई का वीडियो। फंसा हुआ है। लेकिन जो उपाय किए जा सकते थे, जैसे हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई आप फिलहाल जो अस्थायी तौर पर हो सकता है वो करो। जैसे कि वहां पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जा सकते थे, वहां पर वो आईने लगाए जा सकते थे। जो 14 अंधे मोड़ आते हैं बेसिकली, उसका एक पार्ट दिखा रहे होते। लेकिन ये सब भी मुझे नहीं लगता कि सड़क पर कहीं दिखाई देता है। देखिए बड़ी अनदेखी वाकई में यहाँ पर सामने आ रही है, जिस तरह के बताया आ रहे हैं आपके रिफ्लेक्टर बिल्कुल वाकई में वहां लगाए जा सकते हैं और बहुत कोई बहुत बड़ा इस तरीके का जो है इसके अंदर नहीं है कि रिफ्लेक्टर यहाँ पर यूज नहीं किए जा सकते हैं। जिस तरीके से जो ओवल जो ग्लासेस जहाँ जो जिस तरीके से आते हैं, जिस तरीके आजकल जिस तरीके रिजॉर्ट में भी काफी जगह इस तरीके से लगाए जाते हैं, उदयपुर में जिस तरीके से जो है सज्जनगढ़ जो है यहाँ पर, उसके अलावा पैलेस में कई जगह इस तरीके से जो ग्लासेस लगाते हैं ताकि आमने सामने आने की पहले जो है गाड़ियों को कहीं ना कहीं जो नजर आ जाए कि सामने से कोई कोई आ रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था वाकई में यहाँ पे की जा सकती थी, लेकिन इसकी अनदेखी क्यों की इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से हमारे राजनीतिक संवाददाता तरुण हमारे साथ में, तो कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से जो है तरुण इस बारे में बता पाएंगे। कुछ एक्सपर्ट भी मुझे लगता है जिस तरीके से तरुण ने बताया था कि एक संघर्ष समिति भी जो है यहाँ पर बनी हुई बिल्कुल, है इस थोड़ी ही पूरे देर में मामले को तमाम गेस्ट लेकर। हमारे साथ और जुड़ेंगे क्या? लेकिन रवि, एक सवाल तो ये बना हुआ है कि उदयपुर संभाग में जिसे अवैध खनन करना हो वो परमिशन नहीं देखता, लेकिन जो वाजिब मांग है वहां पर तमाम एनओसीज आड़े आई हुई हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, रवि। पर अगर अवैध कब्जे करने हो तो, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ढर्रा इस तरीके का बना हुआ है कि हाँ, बोलें बोलें। जब किसी तरीके अनुचित अनुचित कार्य जब यहाँ पर करने हो तो किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अनुचित कार्य जिस तरीके से रसूखदार करते हैं यहाँ पर में, उसके बाद
उन्हें परमिशन का किसी जगह डर नहीं होता है और बाद में ये इन प्रकार वो चाहे साम दाम दंड भेद करके परमिशन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जान बचाने की बात आ रही है, इस तरीके से वन विभाग की भी काफी भूमि जो है यहाँ पर, जिसका अगर अधिग्रहण करके जिस तरीके से जो है एक मिल बैठकर अगर कोई रास्ता यहाँ पर निकाला जाए तो सड़क को जो जिस देसरी की नाल के कई सारे मोड़ है उन मोड़ से जो है निजात मिल सकती है। और क्योंकि इतने ज्यादा मोड़ है, इतनी ज्यादा घाटियां, अगर मैं उसको कंपेयर करूं उदयपुर में जिस तरीके की केवड़ा की नाल को अगर मैं कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं केवड़ा की नाल और देसुरी की नाल लगभग लगभग सिमिलरिटी है उसके अंदर। जिस तरीके से हम केवड़ा की नाल में जाते तो वहां पर भी काफी सारे जो मोड़ है, लेकिन अब काफी जो है सड़क वहां पर बहुत जो है अच्छी बन चुकी है। वहां पर रिफ्लेक्टर भी वहां पर कहीं ना माफ कहीं आपको कीजिएगा। देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके अलावा जिस तरीके से जो मोड़ थे कहीं ना कहीं जो बहुत घातक थे, थोड़ा उनको अब क्योंकि कम कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ जमीन जो थी सड़कें, क्योंकि पहले सिंगल रोड थी वहां पर, उसको चौड़ा कर दिया गया। तो ये सब चीजें देशुरी की नाल में बहुत आसानी से यहाँ पर हो सकती है। और लेकिन न जाने क्यों इन चीजों को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है और हादसे लगातार हो रहे हैं। 2007 का हादसा जिस तरीके से करीबन जो है वहां पर 70-80 से ज्यादा जो लोग हैं कहीं मौत मौत के काल में जो है समा गए थे। उसके अलावा काफी लोग घायल हुए थे। बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला था और अब उसके बिल्कुल, और बावजूद एक पॉइंट और लगातार मैं यहाँ पर अब जोड़ना देखिए कि चाहता फिर हूँ। भी वहां देखिए, पे यातायात नियमों के जो हिसाब है से सड़कों को लेकर कुछ मापदंड तय किए जाते हैं और उनमें से अधिकतर मापदंड को ये सड़क पूरा नहीं करती। जैसे चौड़ाई का मापदंड, स्टेट हाईवे जितनी चौड़ाई होनी चाहिए उतनी चौड़ाई इसकी नहीं है, उससे काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक ढलान का सिस्टम बनाया जाता है इस तरह के एरियाज़ में एक निश्चित दूरी तक के लिए, लेकिन न के बराबर दूरी पर ही एक छोटा सा एक जगह, वो भी एक या दो जगह मामूली सा एक ढलान जो कि महज कुछ मीटर का, 1 या 2 मीटर का है, जबकि इससे ज़्यादा का ढलान बनाने की बात नियमों में कही गई है, वो भी यहाँ नज़र नहीं आता। तो किसी भी मापदंड पर ये सड़क मोटे तौर पर तो खरा उतरते नहीं दिखती है। कुछ ग्राफिक्स हम रवि चला रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर वो इन ग्राफिक्स को पढ़ेंगे तो 1.5 दशक में 100 से ज्यादा जान जा चुकी है। 14 तो बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, छोटी दुर्घटनाओं को आप छोड़ दें, क्योंकि इस पूरी सड़क में 14 घातक और अंधे मोड़ आते हैं। इनमें से 11 राजसमंद जिले की सीमा में आते हैं और जो 3 है इन घातक मोड़ों में वो पाली जिले की सीमा में आते हैं। और लगभग हर मोड़ तीखा है और हादसों का सबब बनता रहा है। और देखिए, कुछ और क्लैरिफिकेशंस हमको इस सड़क को लेकर मिल सकती हैं। हमारे साथ गोविंद सोलंकी जी जुड़ रहे हैं, जो कि संयोजक हैं देसुरी की नाल नवनिर्माण संघर्ष समिति के। गोविंद जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, जिस तरह से हादसे सामने आए वो अच्छे अच्छों की आंखें खोल दें, लेकिन फिर भी कुछ आंखें हैं जो खुलने का नाम नहीं ले रही। यहां तक कि हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अस्थायी तौर पर कुछ उपाय वहां पर आप लागू कर दो, वो भी देखने को नहीं मिलती। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह सोलंकी, देसुरी नाल नव निर्माण संघर्ष समिति। देसुरी में फिर से आपने फरमाया भाई, मैं उसको थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा कि 1.5 दशक में करीबन 500 से ज्यादा जाने जा चुकी और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। प्रत्येक सप्ताह में 3 से 4 हादसे होते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। अगर कहा जाए कोई होता नहीं, कोई सोचता नहीं, जो सोचता वो दोबारा सोचता नहीं। एक बार अभी वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है और पूर्व में यहाँ के सांसद महोदय थी, उनके समक्ष भी जो प्रश्न उठाया गया तो उसने आश्वासन दिया था और उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई भी करेगी। हमने मजबूरीवश हमें हाईकोर्ट में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, हम सुन रहे हैं, आप बोले। जब प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा, राजनेता इस पे फौरी तौर पे भी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो हमने हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय की शरण ली, पीआईएल दर्ज करवाई। उसके बाद पर फौरी तौर पे जैसे गति अवरोधक बनाए गए, रिफ्लेक्टर लगाए गए और जो पीछे खाई है उस दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई। लेकिन जो ये देसुरी नाल में 12 से ज्यादा विकट मोड़ हैं और कई मोड़ एस और एल आकार के हैं। ये रोड का निर्माण 1952 में हुआ था। उसके बाद में ये केवल मरम्मत हो रही है, इसका पुनर्निर्माण या नवनिर्माण जैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। और आरडीसी लगातार वहां से टोल वसूला जा रहा है और हमने कई बार कलेक्टर को, मुख्य सचिव को लिखित में भी दे दिया है। नहीं, अच्छा, एक और खास बात है, देखिए ऐसा बहुत बड़ा इलाका है जहां पर वन विभाग की एनओसी लगेगी, जो कि अंडर प्रोसेस है। अब वो कब तक पूरा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे भी पार्ट्स पड़ते हैं जहां पर अगर हम वन विभाग की दीवार को देखें तो वो सड़क से थोड़ा दूरी पर है, वहां तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई काम नहीं हुआ है।
बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो इसकी सड़क की जो निर्धारित चौड़ाई होनी चाहिए, जो आंकड़े में दर्ज है कि इतनी चौड़ाई है, उससे भी काफी कम है। जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, और वन विभाग की जो बाउंड्री के बीच में 5-7 फीट का जो गैप है, उसको भी प्रशासन या आरएसआरडीसी ने कहीं किसी तरह से कंप्लीट नहीं करवाया। अगर आपको अभी जानकारी होगी, इस बार मूसलाधार बारिश में ये रोड करीबन 1 महीने तक बंद रहा। मेवाड़ और मारवाड़ का जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग 1 महीने तक अगर बंद रहता है, और प्रशासन उस पर नींद निकाले हुए हैं, लाखों मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूं, मैं एक और बात अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहता हूं। देखिए, जो आरएसआरटीसी की जो बात गोविंद सोलंकी जी कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि 2019 में एक कमेटी थी जिसने अपनी रिपोर्ट आरएसआरटीसी को सौंपी थी, और उसमें यह बताया था कि यहाँ पर हादसों की जो सबसे बड़ी वजह है वो सड़कों की चौड़ाई है। उस पर काम होना चाहिए, अगर उस पर काम नहीं होगा, सड़कों की चौड़ाई कम है, तो हादसे होते रहेंगे। आरएसआरटीसी के पास कमेटी की ये सिफारिश जाती है, और उस पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये सबके सामने है। अब हालिया समय में हम देखें तो फिर एक टीम, जब स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो पर्यावरणविदों को लेकर, चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को लेकर, यातायात विभाग के लोगों को लेकर बनाई जाती है, जो सर्वे करती है। ये सर्वे चल रहा है, वैसे इस तरह के सर्वे पहले भी हो चुके हैं। ज्यादा क्लैरिटी देंगे तरुण जोशी। तरुण, आप मेरे साथ हैं अगर, तो अभी भी तो सर्वे ही चल रहा है ना, जो पहले भी हो चुका है। समीर सुराना जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। समीर जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। समीर जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये सड़क आम लोगों को दिखती है, मीडिया को दिखती है, यहां होने वाले हादसे आम लोगों को याद रहते हैं, मीडिया को याद रहते हैं, शासन प्रशासन को याद न रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई यहां पर सरकार अलग, सेंटर में सरकार अलग। बीच में 5 साल का आपको मौका मिला था जब दोनों जगह आपकी सरकार थी, फिर 5 साल का बीजेपी को भी मौका मिला जब दोनों जगह उनकी सरकार थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि समस्या का समाधान न निकले अनटिल एंड अनलेस कि आप चाहते ही नहीं? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको, कोई भी हादसा होता है उसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। सर, राजनीति एक अलग प्रोपेगेंडा होता है, और एक ये जो जन भावना होती है। देखिए, आप युवा लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से बोलना चाहिए कि इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। नहीं, समीर जी 2 सेकंड, मैं आपको पहले ही शुरुआत में करेक्ट कर दूं। आप एक युवा नेता हैं, और मैं देख भी पा रहे हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप एक युवा के तौर पर स्थानीय इलाके में पहचान रखते हैं। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जब पहला हादसा होता है तब राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरा हादसा होता है तब राजनीति नहीं होनी चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, 14 बड़े हादसे हो जाते हैं तब तो राजनीति कर लीजिए ताकि कुछ तो मिले। हम तो ये कह रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं मिला, न राजनीति मिली न समाधान। सर, कांग्रेस जितनी जागरूक रही इस बारे में, 2007 का जब बड़ा हादसा हुआ था, बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसके बाद सर हम लोगों ने इवन और उसके 1 साल में आप आ गए थे, जो लोग जाते हैं और उसके 1 साल में आप आ गए थे ताकि रात को हादसे ना हो। नहीं, जो जिस आप हादसे की बात कर रहे हैं तब बीजेपी की सरकार थी, उसके 1 साल में आप आ गए थे, तब यहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी और सेंटर में यूपीए की सरकार थी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर सेंटर से कोई परमिशन रुकी हुई थी तो आप निकलवा सकते थे ना सर? सर, आज यूपीए की गवर्नमेंट थी तभी ये इतने राजसमंद में जो दोनों 4 लेन बने हैं। अच्छा, चाहे आपका भीम वाला 4 लेन था, गोमती तक से उदयपुर, आप देसूरी की नाल पे रहे, आप देसूरी की नाल पे रहे, परमिशन उसकी फंसी पड़ी है सर। वो अटका रखी है, बीजेपी वालों ने अटका रखी है। काम करना नहीं चाहते हैं साहब ये लोग। ये चाहते नहीं है कि भाई यहाँ की जनता को सुविधा मिले। आज देखिए 1 महीना हो चुका है। आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की बात इन्होंने कहा था हम कम करेंगे, अभी पेट्रोल डीजल पर मैं नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ देसूरी की नाल पर हूं, और मैं इस मुद्दे से भटकने भी नहीं दूंगा। एक बार फिर गोविंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गोविंद जी देखिए, मैं ये समझ सकता हूं कि वन संपदा बचानी है, और मैं ये भी समझ सकता हूं कि वन संपदा की जो कीमत है उसी की वजह से कई जानें बची हुई हैं। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस थे और इस इशू को कोई सीरियस ले रहा होता तो सोल्यूशन नहीं आ पाता। सोल्यूशंस तो सौंपे गए साहब, ज्ञापन के तौर पर, अपने सजेशन पत्रों के तौर पर सौंपे गए कि ये किया जा सकता है, ऑल्टरनेट ये हो सकता है। उस ऑल्टरनेट पर भी कुछ नहीं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ज्ञापन, प्रतिनिधि मंडल, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, और यहाँ तक उच्च न्यायालय में भी हमने पिटीशन दायर की, पीआईएल दायर करी। जिस तरह से भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, इच्छा शक्ति दोनों ही पार्टियों को बिल्कुल नहीं रही। क्योंकि हम लोगों ने जब जन आंदोलन छेड़ा, जिसमें करीबन 5000 के आसपास लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया, कलेक्टर साहब उस मौके पे हमारी होते ही नहीं, उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। फिर एडीएम साहब आए, हमसे वो मिले, हमने मुख्य सचिव के मार्फत
तत्कालीन सांसद विधायक महोदय सबसे बात रखी, लेकिन फौरी तौर पे जब भी एक्सीडेंट होता है, घटना होती है, सभी राजनेता आते हैं, मीडिया के बंधुओं ने हमारा बहुत सहयोग किया, सभी मीडिया के साथियों ने, चाहे पानी के हो चाहे राजमंद के हो, लेकिन प्रशासन के तौर पे या राजनेताओं ने इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई। और एक और बात है जो मैं यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए इन सड़कों से कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो पहली या दूसरी बार निकल रहे होते हैं, उनकी हिचक समझ में आती है, लेकिन कई लोग तो इन सड़कों पर इतने आदी हो चुके हैं कि वो यहाँ पर अब जानते हैं कि भाई किस तरह की स्थितियां और हमें इसके बीच से निकलना है, तो उनका ध्यान इस खामी की तरफ नहीं जाता। लेकिन कभी भी किसी से एक चूक हो जाए, एक पल के लिए आंख बंद हो जाए, तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अगले मोड़ पर आपका क्या इंतजार कर रहा है ये फिर भी नजर नहीं आता। इस बात को समझना होगा कि लोग आने जाने के आदी हो गए का मतलब ये नहीं है कि रास्ता खतरनाक नहीं है। तरुण जोशी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ तरुण, मैं ये कह रहा हूं अभी भी तो सर्वे ही चल रहा है ना, इसमें नया क्या है? सर्वे तो पहले भी हुए हैं भाई, कमेटी जांच करके गई है, आरएसआरटीसी को रिपोर्ट सौंपी गई है, सुझाव दिए गए हैं और वो 2019 में ही हो चुका है। फिर दोबारा सर्वे क्या? ये ढकोसला क्यों? देखिए स्वप्निल, ये जब ये हादसा हुआ था उसके बाद में राजसमंद सांसद हरिओम सिंह राठौड़ ने इसका एक बीच का रास्ता निकाला था और इसके तहत वन विभाग को एक पत्र लिखा गया था जिसमें ये मांग की गई थी कि अगर वो पहाड़ को की तरफ से सड़क नहीं दे सकते हैं तो खाई के अंदर पिलर खड़े करके एक सड़क तैयार की जाए जिससे हादसों में कमी आ सके। लेकिन उसके ऊपर भी केंद्र सरकार का ऑब्जेक्शन आ गया और वन विभाग ने उसका ये जवाब दिया कि खाई की जमीन के ऊपर निर्माण करना खतरनाक हो सकता है। जब आए दिन हादसे हो रहे हैं, सामने दिख रहा है हादसा, तो बावजूद उसके अपन चांस नहीं ले और दर दिन प्रतिदिन हादसे बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया और उसके कारण आज भी जो है हादसे यथावत जारी हैं। हफ्ता में लगभग 15 दिन में एक हादसा। स्पेशल प्रोजेक्ट जैसा शब्द सुना था अभी हाल ही में, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले, इस इलाके को लेकर, उसको लेकर क्या स्टेटस है? और दूसरा, ये बीच बीच में कभी कभी ये कह दिया जाता है कि हम एलिवेटेड रोड को लेकर सोच रहे हैं, वो तो पॉसिबिलिटी जीरो है। स्वप्निल देखिए, जब एक 25 फीट की सड़क को या 25 फीट सड़क बनाने के लिए आखिर कहीं ना कहीं सिस्टम को 15 साल 16 साल तक सफर करना पड़ता है, तो एलिवेटेड पुलिया तो एक बहुत दूर की सोच मानी जा सकती है। और जो प्राथमिक तौर पे सबसे पहले जो सुविधा की जा सकती है वो सड़क की जा सकती है। लेकिन अधिकारियों से जिस तरह का फीडबैक मिलता है, वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण ये हो रहा है। वन विभाग की एनओसी जो बताया केंद्र से आएगी और इस प्रोसेस में इससे पूर्व सांसद जो माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है, उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन उन्हें भी इस तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने हालांकि इस संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की और इस समस्या को उनके सामने रखा था। हाँ, तो इस एक मसले पर आकर डबल इंजन भी उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है, जो कि एक बार हम कांग्रेस और यूपीए और एक बार बीजेपी और एनडीए के तौर पर हम देख चुके हैं। लेकिन सुराना साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो मुद्दा है देसूरी की नाल की सड़क का, ये आपके हिसाब से कोई मुद्दा है भी कि नहीं है? और अगर ये गंभीर मुद्दा है तो ये मैनिफेस्टोज में क्यों शुमार नहीं हो सकता? किसी के भी मैनिफेस्टो में नहीं है साहब, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। सर, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जन संवेदनाओं से जुड़ा मुद्दा है सर। जिसके घर में हादसा होता है उसको पता पड़ता है, जिसका व्यक्ति जाता है उसको पता पड़ता है इन हादसों का शिकार जो होता है। पर सर 2 बार 3 बार से रेगुलर जब हमारे यहाँ सांसद बीजेपी का है और सर ये लोग जाके बीजेपी वाले लीपापोती करके आते हैं। क्योंकि सर आप देखेंगे कुंभलगढ़ में भी हमारा विधायक नहीं है। नहीं, 2 सेकंड, लीपापोती क्या? जबकि नहीं, आप मुझे समझाएं लीपापोती क्या? मैं आपसे समझना चाहता हूँ लीपापोती क्या? दिया कुमारी जी ने प्रयास किया, वो प्रयास नहीं था? इससे पहले जो प्रयास हुए क्या वो प्रयास नहीं थे? आता ना सर, रिजल्ट सामने आना चाहिए। मैं आप बातें करने से कुछ नहीं होता सर। हमने डीएमएफटी में इसको प्रोजेक्ट को उठाया है और इनके विधायक जो थे कुंभलगढ़ के, वो डीएमएफटी की मीटिंग छोड़ के भाग गए। गोविंद जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद मैं फिर इस डिबेट को रैप अप करूंगा रवि मल्होत्रा आपके पास आकर। लेकिन गोविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गोविंद जी, जहां तक ऑल्टरनेट्स की बात है, अगर आप किसी चीज को खतरनाक मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, ये तो बताइए। अच्छा, अल्टरनेट हमारा आपको पसंद नहीं आया तो आप बातचीत की मेज पर एक अल्टरनेट हमें तो देकर देखिए, हम तुरंत हाँ कह देंगे। ऐसा तो कोई अल्टरनेट उस एंड से हमारे पास पहुंचा ही नहीं है ना, हम ही सोच सोच के सजेशंस भेजे जा रहे हैं। स्वप्निल सर, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से महाराष्ट्र और पुणे के बीच में खंडाला सेक्शन है, वहाँ एलिवेटेड रोड बनाया गया और इस दुनिया में फॉरेस्ट बहुत सारी जगह हैं और हिंदुस्तान में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ फॉरेस्ट के बीच से रास्ता बनाया गया है।
नेशनल हाईवे नंबर 8 पे देखे बहुत सारी जगह है ऐसे यहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट का हिस्सा आ रहा था वहां पे भी रोड बना है। तो ये राजनेताओं की निश्चित रूप से इच्छा शक्ति की कमी है कि उन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, या इससे इनको वोट बैंक पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। उनको लगता है ये घटनाएं होती है और उसके बाद भूल जाते हैं। इसमें कांग्रेस के जनप्रतिनिधि का भी कोई ज्यादा रोल नहीं रहा। ऐसा बता रहे थे डीएमएफटी का फंड जो होता था वो ज्यादातर कहीं एक विधानसभा में लगता था, और इस डीएमएफटी फंड से भी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे जब बारिश के दिनों में रोड टूट जाता था तो समाज सेवियों की मदद से जेसीबी लगा के हम लोगों ने उसको रोड को सही करवाया, और आए दिन दुर्घटना लोगों ने लूट मार बचा रखी। इसके बावजूद बेसुरी की नाल का कोई संज्ञान में लेने वाला कोई नहीं, और हमारे परिवार से हमारे गांव से काफी हादसे के शिकार हुए हैं। मेवाड़ के लोग तो इसका नाम लेने के डरते हैं, ये इसको मौत का घाटा के नाम से जाना जाता है। हाँ, नहीं अगर लोग देखेंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि मौत का रनवे है ये स्टेट हाईवे। आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ये पथ हमेशा खून से लथपथ रहता है। इस तरह के क्रिएटिव सेंटेंसेस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन सवाल वहीं रह जाता है कि आखिर ये जो तमगा, एक बेकार तमगा इस सड़क को मिला हुआ है, वो तमगा इससे छीन लीजिए ना। किसने रोका है, मना किया है? अगर मेरे तमाम दर्शक इस वक्त अगर टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के गेस्ट को मिस कर रहे हैं, तो हमने बीजेपी के गेस्ट को भी इनवाइट किया था। हो सकता है तकनीकी कारणों की वजह से वो ऑनलाइन न जुड़ पा रहे हों। ये भी हो सकता है कि वो शायद किसी और कारण से न जुड़ पा रहे हों, या इस मुद्दे पर अपनी बात न रखना चाहते हो, हम कह नहीं सकते, लेकिन वो भी इनवाइटेड थे। मैं सिर्फ अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। दिनेश श्रीमाली जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। दिनेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। दिनेश जी, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्यावरण को दांव पर रखकर विकास किया जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर देसुरी की नाल का विकास होता है तो कुछ इलाकों का विकास भी अपने आप तेजी से बढ़ेगा। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे इको सेंसिटिव जोन जितने भी हैं, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि विकास के अंदर ये कहीं अवरोध उत्पन्न नहीं करें। हमें इस बात को समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया जो है वो एक तरीके से देसुरी की नाल वाला ये रोड है, यही रोड रहा है। और उस हादसे के अलावा भी हम यदि देखें तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इस इलाके में दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कहीं कहीं हमें इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी कि हम कम से कम पर्यावरण नुकसान के साथ हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि वहां पर कम से कम इकोसिस्टम को डैमेज किए बिना हम जो आम व्यक्ति की जो जरूरत, जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि वो इस कन्वेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जब हम ये चीज देखते हैं कि इसमें इच्छा शक्ति की जो देखते हैं उसकी कमी दिखाई देती है। राजनीतिक धारा चाहे कोई सी भी हो, लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि लेकिन क्या देसुरी नाल को सुधारने के लिए, क्या देसुरी नाल को सुधारने का कोई ऐसा ऑल्टरनेट सुझाव हो सकता है जिससे पर्यावरण पर भी असर न पड़े और स्थितियां बिगड़े भी नहीं? मैं जो समझता हूं कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि देसुरी की नाल के अलावा भी हमें इस बात को समझ, ये ठीक है हमारा वन विभाग का एक बहुत बड़ा इलाका जो है इसमें आता है, लेकिन स्टेट टाइम से भी हम यदि देखते हैं तो यह इलाका जो है यह हमारा लगभग पारंपरिक रूप से सदियों से यह इलाका एक दूसरे के इलाके को जोड़ने वाला रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम देखें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान इस इलाके के अंदर होने की संभावना नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि न मालूम क्या पता कोऑर्डिनेशन का कहीं कहीं अभाव दिखाई देता है। यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के अगर समन्वित प्रयास करें तो कोई कारण नहीं है कि इस इलाके के अंदर एक छोटा सा जो टुकड़ा है उस टुकड़े को हम ठीक नहीं कर सके। बड़ी समझने की स्थिति है, 2009 के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी। और मैं रवि मल्होत्रा आपके पास आ रहा हूँ। रवि, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना, विश्वास मानिए वो कोई 200, 250, 300 किलोमीटर की सड़क नहीं है। हम 10-15 किलोमीटर के एक छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं। वो 10-15 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा, जैसा कि गोविंद जी ने बताया, 500 से ज्यादा जाने लील चुका है पिछले 1.5 या 2 किलोमीटर का टुकड़ा है। सर क्या बोल रहे हैं आप? 8 किलोमीटर का टुकड़ा है। 8 किलोमीटर का टुकड़ा है, हाँ, जो 500 से ज्यादा जान लील चुका है पिछले 1.5 दशक में, 2 दशक में। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 8 किलोमीटर के टुकड़े के लिए सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? क्या आपको लगता है कि इलाके में पॉलिटिकली कोई चेहरा इस इशू को कैरी करने की सोच रहा है अभी हाल ही में?
क्योंकि चुनावों के दौरान सबने अलग अलग वादे कर लिए हैं। कोई एक वादा देसूरी की नाल को लेकर आपने सुना था क्या? मैं दो चीजें समझता हूं जो इसको बहुत गंभीरता से नहीं समझने की दिनेश जी, मैंने आवश्यकता रवि है। मल्होत्रा से कहा मैं है। एक तरफ कहता हूं कि सॉरी दिनेश जी, मैंने हाँ रवि जी। मल्होत्रा से कहा है। जी रवि। इस इलाके के अंदर कुंभल सेंसिटिव जोन आता है। उस जोन के अंदर कई प्राइवेट ऐसे सेक्टर हैं जहां पर उस इलाके के अंदर उनको परमिट कर दिया गया है। ठीक, दिनेश जी प्लीज जी, रवि आप बोले। देखिए स्वप्निल, बहुत सीधी सी एक मैं बात बता रहा हूँ। चीरवा घाटा जो एक तरीके से जो है अब फुलवारी की नाल यहाँ पर बन गई है, जिस तरीके से बहुत खूबसूरत बन गया है। हम इसमें कहीं ना कहीं जो है राजनेताओं के प्रयास बिल्कुल भी मानेंगे। जिस तरीके से गुलाब सिंह जी कटारिया के कई प्रयासों के बाद आज जिस तरीके से हम देखें कोयटा का तालाब माने या इस तरीके का जो चीरवा घाटी जो काफी अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन गया। और उसके अलावा अब देखिए नया टनल बन चुका है। वही बहुत अच्छा उदाहरण है कि हादसे भी जो है वहां पर अब नहीं हो रहे हैं, हादसे बच रहे हैं। भले ही बड़ा एक टोल लगता है वहां पर नेगरिया के यहाँ पर, लेकिन फिर भी जिस तरीके से टनल वहां पर बना है, सीधी सी रोड निकली है, कनेक्टिविटी इजी हो चुकी है। लेकिन खूबसूरती जो थी हमारी चीरवा घाटी की वो भी खत्म नहीं है, बल्कि अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो आज के दिन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक रास्ता यहाँ पर इजीली तरीके से निकाला जाता है। और वाकई में जिस तरीके से मैं यहाँ पर राजनीति ने हम सभी को कड़वे घूंट पीना सिखा दिया है। हमारी उम्मीदें कई होती हैं जिसे लेकर वादे कई किए जाते हैं, लेकिन कई बार हमें कड़वे घूंट पीकर रह जाना पड़ता है। ये देसूरी की नाल भी लगभग उसी कड़वे घूंट की तरह का हो चला है। तरुण जोशी एक बहुत शॉर्ट में कमेंट, अगर किसी को ये लगता है कि अगले 1 या 2 साल में इस मसले का हल निकल जाएगा, क्या इस मसले का हल 1 या 2 साल में निकल सकता है और उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो मेरा ये अंतिम सवाल जो इस बात का जवाब खुद ब खुद दे देगा। तरुण, क्या हालिया चुनाव में किसी भी मंच पर देसूरी की नाल को लेकर कुछ बोला गया या नहीं? जो इन सब चीजों को करनी, तो लेकिन एक बड़ा उदाहरण यह चीरवा घाटी का, उसको अगर सामने रखा जाए तो उस तरीके ठीक है रवि, समझ गया आपकी बात। हाँ तरुण, शॉर्ट में बोले फिर मैं खत्म करूंगा। 800 के हाईवे बनाया जा सकता है। तरुण नहीं, तरुण आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बहरहाल देखिए, मैंने जो लास्ट में कहा आप इस बात को अच्छे से समझ लें। अगर हालिया चुनाव में किसी ने कहा है तो उसके जहन में है, लेकिन अगर हालिया चुनाव में किसी ने नहीं कहा है तो किसी के जहन में नहीं है। और इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले 1 या 2 साल में हमें हल मिल सकता है, तो उसका जवाब मिल जाएगा। हालिया चुनाव में किसी ने कुछ नहीं कहा है। जवाब यही है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ और बार भी अगर इस मुद्दे को लेकर दोबारा जुड़ना पड़ा तो मैं और भी चेहरों के साथ इस डिबेट में जरूर जुड़ूंगा। उदयपुर संभाग से ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि लगातार चर्चाओं में रहना चाहिए ताकि समाधान निकल पाए। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।